मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में जो है हम लोग क्लास 11th के सेक्शन को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पढ़ रहे थे सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण। ठीक है, तो टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। आगे टॉपिक में हम चलते हैं। आपको बता दिया था मैंने सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। एक बार से फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से जो या संयोजन से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, आते हैं। अब उसका रूप भी मैंने दिखाया था, वो किस प्रकार निरूपित होता है वो भी मैंने दिखाया कि z = a + ib रूप का ये सम्मिश्र संख्या प्रदर्शित होता है। ठीक, तो ये सब आगे के पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर दिया था, बता दिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसकी संयुग्मी यानी कंजुगेट वो कैसे निकालते हैं या किस प्रकार का होता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या स्मॉल z की संयुग्मी किसी सम्मिश्र संख्या z की संयुग्मी एक अन्य सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है। ये क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी होगी, वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगा। वो किसी अलग प्रकार की संख्या नहीं होगी, सम्मिश्र संख्या के रूप का ही वो होगा। ठीक है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, z बार से, जिसे z बार से प्रदर्शित करते हैं। अब ये z बार किस प्रकार हमको प्राप्त होगा, क्या हम करेंगे कि हमको z की संयुग्मी हमको प्राप्त हो जाए। तो z के वास्तविक भाग को छोड़ के काल्पनिक भाग, जिसको अधिकल्पित भाग भी बोलते हैं, उसके चिन्ह को अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करके जो इस प्रकार बनेगी सम्मिश्र संख्या, वो जो है z की संयुग्मी कहलाएगी। इस बात को थोड़ा समझते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए, अगर कोई z संख्या, कोई सम्मिश्र संख्या z = a + ib, ये व्यापक रूप है। मैंने इसको बताया था कि ये सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप है। इसी प्रकार को की आपकी सम्मिश्र संख्या दिखती है यानी प्रदर्शित होती है। अगर इसकी संयुग्मी हमको प्राप्त करना है तो मैंने बताया वास्तविक भाग को नहीं, अधिकल्पित भाग यानी काल्पनिक भाग जो है, इमेजिनरी पार्ट है, इसके आगे जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको दिख रहा है ना, IB, इसका अधिकल्पित भाग होता है। इसके आगे वाले पार्ट यानी ये जो पार्ट है अधिकल्पित, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साइन को बदल देंगे, चिन्ह को बदलेंगे यानी निगेटिव कर देंगे, तो हमारा जो सम्मिश्र संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी संयुग्मी। यानी जो z बार होगा वो क्या होगा, a, अब यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, -ib। यानी अब कह सकते हैं कि ये जो हमने सम्मिश्र संख्या z = a + ib लिखी है, उसकी संयुग्मी a - ib होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है संयुग्मी के लिए, जो दिया रहे, जो सम्मिश्र संख्या दी गई हो, उसके काल्पनिक भाग को का चिन्ह बदल के हम जो है संयुग्मी प्राप्त कर लेते। या इसी को देखिए, ये ना देखे सम्मिश्र संख्या चेंज कर दे, ऐसा लिख दे, सम्मिश्र संख्या z = लिख दे a - ib,
अब यहाँ पे z ये जो है ये केवल सम्मिश्र संख्या है, ये आपका संयुग्मी नहीं है, ये सम्मिश्र संख्या। आप इसकी अब संयुग्मी जब लिखेंगे तो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, z बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी केवल काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलकर हम लिख देंगे, बाकी सब वास्तविक भाग जैसे का तैसे रहेगा, काल्पनिक भाग भी वैसे रहेगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, वो संयुग्मी देता है। ठीक है, संयुग्मी समझ में आ गया? जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी संयुग्मी लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे संयुग्मी इसकी लिखी जाएगी। हमने एक सम्मिश्र संख्या लिया है, कोई सम्मिश्र संख्या मान ले रहे हैं z इज इक्वल टू, ले लिया मैंने 3 + 2i। क्या लिया है, एक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू लिया है 3 + 2i। यहाँ 3 और 2 इसको बताया था ये एक वास्तविक संख्याएं हैं, 2 और 3 क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर हैं। चूंकि जब इनका संयोजन कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, आयोटा के साथ जब इन्हें लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब इनका हम जो है संयुग्मी लिखेंगे, तो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, z की संयुग्मी, इसको z बार से दिखाते हैं, z बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 वैसे ही रहेगा। अभी हमने बताया कि काल्पनिक भाग ये है, ये काल्पनिक भाग कहलाता है और ये क्या कहलाता है, वास्तविक भाग। ठीक है, तो वास्तविक भाग ज्यों का त्यों रहेगा, उसी तरह उतार देते हैं, काल्पनिक भाग के चिन्ह का केवल परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब समझ में आ गया? आगे आइए, शुद्ध सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। शुद्ध वास्तविक का मतलब उसमें क्या हो, वास्तविक, केवल वास्तविक वाला पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट जो काल्पनिक पार्ट हो वो ना हो, तो ऐसी संख्या कहलाएगी शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। इसको देख लीजिए, या इसका जो कंडीशन है, जो शर्त है वो देखिए क्या है, इसकी कंडीशन है कि इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z, EMG ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। यानी जो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग हो वो शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तो ऐसी जो सम्मिश्र संख्या होगी वो क्या होगी, शुद्ध वास्तविक। यानी आपको केवल वास्तविक भाग ही प्राप्त होगा, वास्तविक भाग ही प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, जिसमें इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग उस सम्मिश्र संख्या का शून्य हो, तो वो कैसी संख्या होती है, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी का, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, शुद्ध काल्पनिक, या इसी को अधिकल्पित भी बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। अब आपने अभी वास्तविक वाले के डिफिनीशन में देखा कि काल्पनिक भाग शून्य हो रहा था। अभी हमने काल्पनिक भाग को लिया है, यानी काल्पनिक की बात कही है तो काल्पनिक भाग उसमें होगा, कौन सा भाग नहीं होना चाहिए, वास्तविक भाग। तो इसके लिए जो कंडीशन है, इसके लिए जो शर्त है वो देखिए क्या है,
यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जो वास्तविक भाग है वो क्या होना चाहिए, शून्य। तो यहाँ पे वास्तविक भाग शून्य होगा, और जब वास्तविक सम्मिश्र संख्या पूछेगा तो वहाँ पे काल्पनिक भाग। ठीक है, आ जाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कुछ संयुग्मी के गुण को देखते हैं। संयुग्मी के कुछ गुणधर्म हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है संयुग्मी के गुणधर्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी गुण जो है संयुग्मी के क्या क्या गुणधर्म है, सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में क्या क्या इसका रोल है, क्या महत्व है, उस बात को हम जानेंगे। पहले प्रॉपर्टी पे हम आते हैं कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी हो, मतलब कोई सम्मिश्र संख्या है z, मान लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन डिस्क्राइब कर दें। यदि कोई सम्मिश्र संख्या z है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। कोई सम्मिश्र संख्या z है तो क्या क्या उसके लिए होगा संयुग्मी के फॉर्म में। तो देखते हैं पहला, z बार पे होल। इस चीज को ध्यान रखिए, जो z सम्मिश्र संख्या था उसका पहले संयुग्मी लिखा और फिर उस संयुग्मी का पुनः संयुग्मी, यानी एक पहले से z बार है और उसके बाद फिर होल बार लिया गया है। ये जो होता है इज इक्वल टू z। यानी फिर से अगर कोई सम्मिश्र संख्या है उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, बात समझे, संयुग्मी लिया, ठीक, और जो संयुग्मी मिला फिर से उसका पुनः संयुग्मी लिया, तो वो जो संख्या मिल रही है हमको, जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वही ओरिजिनल आपका सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाता है जो z था। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देख लेते हैं इसको कि ये कैसे, इस बात को कैसे ये सत्य करता है, इसको समझते हैं। चलिए आइए इसके प्रूफ पे। माना z इक्वल टू a प्लस IB एक सम्मिश्र संख्या है जिसकी संयुग्मी z बार इज इक्वल टू a माइनस IB है। ये हमने डिफाइन कर दिया कि कोई z सम्मिश्र संख्या है जिसका मान है a प्लस IB और इसकी जो संयुग्मी है वो क्या है, z बार यानी a माइनस IB। तो जो ये कंडीशन कह रहा है इसमें हम फॉलो करते हैं, इसके LHS को ले रहे हैं। LHS लेने पर LHS लिया यानी z बार होल बार, इसको कह सकते हैं ऐसा, z बार यानी z बार की वैल्यू कितनी है, a माइनस IB और होल बार। अभी आपने देखा कि अगर संयुग्मी ज्ञात करना हो तो जो काल्पनिक भाग है उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ इस पे बार लगा है यानी आप समझ रहे हैं कि इसका आपको संयुग्मी निकालना है, तो इसकी संयुग्मी जो मिलेगी हमको a प्लस IB। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो a प्लस IB, और ये किसका मान था, ये हमने डिस्क्राइब किया था z इज इक्वल टू a प्लस IB। तो ये क्या मिल गया हमें, z। एक लाइन का छोटा सा प्रूफ है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं दूसरे गुणधर्म पे इसके। जो दूसरा गुणधर्म है इसका Z1 प्लस Z2 होल बार, दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, Z1 बार प्लस Z2 बार, ये दूसरा गुणधर्म है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं, आप स्वयं से भी करने का प्रयास करेंगे। एक और हम बता देते हैं, बाकी जितने गुणधर्म आएंगे फिर उनको आप स्वयं प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करा देते हैं। अगर कह रहे हैं कि मान लेंगे, माना दो सम्मिश्र संख्याएं मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो ये प्रूफ में माना Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1, ये पहली सम्मिश्र संख्या जो हम ले रहे हैं Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1, तथा Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली Z1 और Z2। हमें जो प्रूफ करना है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसका LHS ले लेते हैं, LHS थोड़ा सा हमने लिखा LHS लेने पर, LHS क्या है, Z1 प्लस Z2 होल बार, होल कॉन्जुगेट निकालना है आपको Z1 प्लस Z2 का, ठीक है। तो पहले हम जो है लिखते हैं Z1 का मान हमने क्या डिफाइन किया है, A1 प्लस आई B1, और Z2 का मान A2 प्लस आई B2, दोनों के मान को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं इसमें। तो क्या मिलेगा हमें, Z1 की जगह A1 प्लस आई B1 प्लस Z2 का मान A2 प्लस आई B2, और पूरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 की वैल्यू हो गई A1 प्लस आई B1, और Z2 की वैल्यू हो गई A2 प्लस आई B2, और पूरे का कॉन्जुगेट हमको संयुग्मी निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वास्तविक जो भाग होते हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, और काल्पनिक भाग को एक साथ, ठीक है। अभी आगे गुणधर्म आएंगे, आगे हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी है बीजगणित के माध्यम से, तो उसको भी देखेंगे, हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे आपको। तो जैसा आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि रूट रहे या कोई ऐसे न्यूमेरिकल रहे जो सजाती टाइप के होते हैं, तो उनको एक साथ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ वास्तविक भाग ये है और ये है, इन दोनों को एक साथ ऐड करिए, तो A1 प्लस A2 और प्लस आयोटा दोनों में कॉमन है, तो उस आयोटा को बाहर निकाला, B1 प्लस B2, और ऊपर पूरा होल आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, वास्तविक भाग को एक साथ जोड़ लिया और काल्पनिक भाग को एक साथ जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये i क्यों बाहर किया, क्योंकि इसमें भी i था, इसमें भी i था, इसलिए i को कॉमन लिया, आयोटा, ठीक है। अब चलिए इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, यानी अब ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग दो ही भाग में बट गया। अब इसका जो है संयुग्मी आसानी से काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलकर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2, वास्तविक भाग अपनी जगह वैसे ही रहते हैं, काल्पनिक भाग के चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस आई B1 प्लस B2। अब ये
कॉन्जुगेट का जो सिंबल है बार, ये नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसके मान को कर दिया। यहाँ ये बार था तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो गया, अब यह खत्म हो गया। अब फिर से जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस a2, यहाँ इस माइनस i का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो i b1, और यहाँ जब करेंगे तो माइनस i b2, ये देख रहे होंगे। इसका केवल कुछ नहीं है, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन करने से थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब फिर से हम जो है कि Z1 और Z2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ 1 1 है उनको एक साथ कीजिए, उनका एक साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा a1 माइनस i b1 प्लस a2 माइनस i b2। ये प्लस सिंबल कैसे आया आपने देखा होगा, यहाँ a2 जो है पॉजिटिव है तो ऐसा है, ठीक है। अब a1 माइनस i b1 ये जो है Z1 का कॉन्जुगेट है, ठीक है। Z1 का जो संयुग्मी है वो उस रूप का है, दिख रहा होगा आपको। अगर ये समिश्र संख्या ऐसी है तो इसकी संयुग्मी में केवल माइनस आएगा, तो ये हो गया Z1 बार, ठीक है, प्लस और ये हो गया Z2 बार। यही आपको जो है सिद्ध करना था, यही क्या है RH, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये छोटा सा केवल सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि ये बस छोटे छोटे इधर उधर किया गया है, थोड़े थोड़े कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप करने की प्रयास करेंगे, खुद से करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। आते हैं थर्ड, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है उसको जान लेते हैं। अब जो है आप इनको स्वयं से प्रूफ करेंगे। हमने दो आपको करके दिखा दिया, बाकी जो है उनको आप स्वयं करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो है थर्ड नंबर, Z1 माइनस Z2 होल बार इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, यानी संयुग्मी जो है Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके आपको संयुग्मी उसकी निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा Z1 बार मल्टीप्लिकेशन Z2 बार। पहले आपको क्या करना है, Z1 और Z2 के वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद उसकी संयुग्मी लिखनी है। संयुग्मी जो हमको प्राप्त होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसकी संयुग्मी निकालनी है। इधर क्या आपको मिलना चाहिए, Z1 अलग से कॉन्जुगेट में होना चाहिए और Z2 का अलग कॉन्जुगेट होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। फिफ्थ जो है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार इक्वल टू आपको मिलेगा Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है। तो ये तीन आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस में कीजिए तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो मैंने दो कराए हैं उसमें अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप जब इसको करेंगे तो स्वयं से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं दो इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, उनको जो है थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये समझ में आ गया होगा, तो आइए। सम्मिश्र संख्याओं के दो गुण होते हैं। पहला गुण सुन लीजिए कि कोई शून्य सम्मिश्र संख्या तभी शून्य सम्मिश्र संख्या होगी जब उसका काल्पनिक और वास्तविक दोनों भाग अलग अलग शून्य होंगे। बात को समझिए, जब तक कोई सम्मिश्र संख्या अगर कोई z तब तक शून्य नहीं होगी जब तक कि उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या हो, ये दोनों शून्य न हो। अगर मैंने लिखा कि z इज इक्वल टू शून्य, यानी z कोई
सम्मिश्र संख्या है, इसका मान 0 है, तो ये तभी संभव है जब इसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग क्या होना चाहिए, 0। यानी अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात a = 0 एंड b = 0। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी भी शून्य सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य होते हैं। अगर कोई सम्मिश्र संख्या शून्य सम्मिश्र संख्या है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य होते हैं। इसको प्रूफ करा देते हैं, प्रूफ करा के छोड़ देते हैं। फर्स्ट ये सम्मिश्र संख्या का गुण है। ठीक है, अगर कोई z माना उपपत्ति है, प्रूफ करा रहे हैं, स्टेटमेंट आपको मैंने बोल दिया, अगर आप नहीं सुने हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी भी शून्य सम्मिश्र संख्या के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य होते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति इसकी प्रूफ कैसे हो जाएगी उसको देखिए। माना कोई z सम्मिश्र संख्या a + ib शून्य सम्मिश्र संख्या है, एक शून्य सम्मिश्र संख्या है। क्या कह रहा है, z = a + ib = 0। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, a + ib = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, a = लिख सकते हैं -ib लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर किया तो मिलेगा a² = i² b²। ठीक है, i² का मान कितना, पिछली क्लास में मैंने बताया, i² कितना होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a² हो जाएगा -b²। इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, a² + b² = 0। ये आपको दिख रहा होगा a और b दोनों के स्क्वायर को जो जब हमने जोड़ा तो उसका मान 0 आ रहा है, परंतु a और b दोनों शून्येतर संख्याएं हैं, यह अर्थात शून्य नहीं है। अगर इन दोनों का योग 0 हो रहा होगा तो इसका मतलब है ये भी 0 होगा और ये भी 0। दो संख्याएं को जोड़ रहे हैं, दो संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमको 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी दोनों का योग क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों को जोड़ के हमको 0 कैसे प्राप्त हो रहा है। अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 तो हम कह सकते हैं, अतः a = 0 एंड b = 0। तो इसका इतना छोटा सा प्रूफ था। आप फिर से एक बार इसको पढ़िएगा, देखिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी उसको कमेंट्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको अवगत कराते रहिए। ठीक है, और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस यही आपसे उम्मीद करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके लिए धन्यवाद।